जय हिंद साथियों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल RSE एजुकेशन में। मैं रातू सिंह को स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग समझते हैं कि 10th क्लास का जो प्रश्नावली 2.2 है उस चैप्टर में दिया हुआ है कि किसी बहुपद का हमें शून्यक निकालना है, उनके गुणांक निकालने हैं और उनके बीच जो संबंध है शून्यक और गुणांकों के बीच इसका संबंध की सत्यता की जांच करनी है। किताब में तो ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको इसे और सरल रूप में एक्सप्लेन करने की कोशिश में देखिए हम क्या आपको बताना चाहते हैं। इसमें हम लोग 4 पॉइंट विशेषकर सीखेंगे। इसमें क्या क्या सीखेंगे देखना। द्विघात बहुपद के मानक रूप, सबसे पहले सीखेंगे मानक रूप कि कैसे होती है द्विघात बहुपद के मानक रूप। उस मानक रूप को अगर लिखते हैं तो उस द्विघात बहुपद के जो गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं, गुणांक यानी कि कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट क्या होते हैं ये जानेंगे। उसके बाद जो द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे वो क्या होंगे, जीरोज है ना। स्पेशली अभी हम द्विघात बहुपद के शून्यक निकालेंगे, वो भी बीजगणितीय विधि से। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि जो ग्राफ दिए हुए रहेंगे y = px का, उस y = px ग्राफ में से हम शून्यकों की संख्या बताते थे, वहां पर कितने शून्यक होंगे। अभी हम स्पेशली बात कर रहे हैं द्विघात बहुपद की, और हम जानते हैं कि अगर द्विघात बहुपद है तो ओनली 2 ही क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो वो शून्यक हम लोग बीजगणितीय तरीके से सोल्व करके निकालना सीखेंगे साथियों, ठीक है। इसके बाद अगली जो चीजें हमको सीखना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। क्या जो बहुपद के हम शून्यक निकालेंगे वो और उसी द्विघात बहुपद के जो गुणांक होंगे उस गुणांक में कोई सीधा संबंध है क्या कोई सीधा संबंध है? तो इसके बारे में हम लोग इसमें समझते हैं। तो चलिए साथियों, बिना देर किए एक एक करके इस चीज को समझते हैं। ले लीजिए अपना पेन, अपना कॉपी। अगर आप अपने घर में हैं, अपने कमरे पर हैं, तो निश्चित रूप से पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए और जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें नोट करने जैसे मिलेगी उसे जरूर नोट करना। साथियों, इस तरह के स्टडी में यूट्यूब की दुनिया में हम लोग काफी दूर दूर में है। हो सकता है कोई कश्मीर में है, कोई कन्याकुमारी में है, कोई अरुणाचल प्रदेश में है, तो कोई गुजरात में है। लेकिन जो इस यूट्यूब के माध्यम से कनेक्टेड है, तो खुद में अपने आप में डिसिप्लिन होना जरूरी है। आप अपने आप पर डिसिप्लिन रखिए, बाकी आपका काफी सारी चीजें सॉल्व आउट हो जाएगी साथियों। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप 10th क्लास में है तो निश्चित रूप से पेन कॉपी निकालिए और इसे नोट जरूर कीजिए। बाकी जो लोग हमसे बड़े लोग देख रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप देखते जाइए, ताकि आपको मेरी कहीं अगर कहीं भूल हो गई तो उसके बारे में नीचे आप मुझे सुझाव दे सके, मेरी उस चीज को ठीक कर सके। तो आप इसलिए देखिए। तो चलिए साथियों, देखते हैं क्या होता है ये द्विघात बहुपद के मानक रूप। साथियों, बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा चीज देखिएगा क्या होता है कि ये द्विघात बहुपद के जो मानक रूप होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, वो इस प्रकार होते हैं। ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर जो x² है और x है, ये दोनों क्या है, ये चर हैं। x चर में ये द्विघात है, x चर में द्विघात बहुपद है। तो फिर ये ABC क्या है, a, यहाँ से b, यहाँ से c, ये ABC क्या है साथियों, ये ABC है। अच्छा, अरे चार अक्षर तो हम लोग पहले समझ चुके हैं ना जी, है ना। चार तो अल्फाबेट होंगे लेकिन अक्षर नंबर होगा। लेकिन सर आपने तो अक्षर को ही यहाँ नंबर, मतलब अक्षर को भी यहाँ पर क्या में लिखा है, अल्फाबेट में ही लिखा है। लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं ना, जहाँ A, B तथा C, A, B तथा C अक्षर है, ठीक है। ABC क्या है, अक्षर है। यहाँ से सिंबॉलिक रूप में हमने ABC लिख दिया है, लेकिन ABC एक्चुअल में क्या है, अक्षर है। यानी कि यहाँ पर संख्याएं आएगी, ठीक है। x² प्लस bx प्लस c, तो ये हो गया द्विघात बहुपद का मानक रूप। पहला पॉइंट हमारा हो गया क्लियर। आपसे अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर इस टाइप का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो देखना अगर द्विघात की बात करेगा तो उसमें जो मैक्सिमम घात होगी वो स्क्वायर में होगी, 2 होगी, उसके बाद एक घात वाली होगी, उसके बाद फिर कोई घात वाला नहीं होगा। लेकिन साथियों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि सेम घात वाला चीजें 2 जगह दिया हुआ रहेगा, तो उसे प्लस माइनस करने के बाद जो फाइनली जो बचेगा सरल रूप, उसमें से आप तुलना करेंगे कि वो रैखिक है या द्विघात है। फिलहाल ये पॉइंट हम समझ गए, उसका मानक रूप लिखना। आगे चलते हैं कि इसके जो द्विघात बहुपद के गुणांक है वो गुणांक क्या होता है। साथियों, इससे पहले जो हमने मानक रूप लिखे थे ax² प्लस bx प्लस c,
अब इसी मानक रूप से हमें इनके गुणांक पता चलेंगे। अगर ये कोई द्विघात बहुपद है तो इस बहुपद के जो एक्स स्क्वायर के गुणांक हैं वो क्या है? गुणांक तो हम निकालेंगे, लेकिन किसके गुणांक निकालेंगे? फिर एक्स के गुणांक कितने हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के गुणांक कितने होंगे, फिर एक्स स्क्वायर के गुणांक कितने होंगे, उसके बाद अचर पद के गुणांक। अचर पद खुद में अचर है तो फिर उसके लिए तो गुणांक कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अचर पद क्या है? यानी कि यहाँ पर अगर आपसे गुणांक पूछा जाए, साथ में जितने भी 10th क्लास से नीचे के लिए देख रहे हैं तो 9th क्लास में ये एक चैप्टर है, वहां पर पूछी जाती है कि उनके गुणांक क्या है। इसीलिए यहाँ 10th पर उतना ज्यादा डिटेल जिक्र नहीं है, ये सोच करके कि बच्चा जानता है 9th में। लेकिन सबके साथ कंडीशन सेम नहीं रहता, कोई पढ़ लेता है कोई नहीं पढ़ लेता है, या फिर पढ़ भी लेता है तो कभी कभी भूला जाता है चीजें। तो इसी चीज को मैं रिवाइज कराने के लिए इस चीज को थोड़ा पीछे से लेके जा रहा हूँ, ताकि मैं आपको इस छोटे से वीडियो में 90% चीजें समझा सकूं और आप इस वीडियो को देखने के बाद इतना जरूर सिक्योर हो जाइएगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है। तो साथियों, गुणांक मतलब सीधी बात है, अगर हम जिसकी गुणांक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर के गुणांक बात कर रहे हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे गुना में क्या है? एक्स स्क्वायर के आगे गुना में क्या है? वही उसके गुणांक हैं। ए, जी हाँ ए। फिर एक्स के गुणांक, एक्स यहाँ है, उसके आगे गुणांक में क्या है? उसके आगे गुणांक में क्या है सर? बी है। हाँ जी, बी ही है। फिर अचर पद, यानी कि अचर पद वो है जिनके पास अभी कोई चर नहीं है, अकेले है। सी अकेला है, सी एकदम अकेला है, एलोन है, बड़ा तन्हाई में जीता है ये सी, बेचारा अकेला है। तो अचर पद क्या हो गया? सी। तो साथियों, इस प्रकार से ये जो एबीसी है, पिछले जो मानक रूप लिखे थे उसी समय कह दिए थे कि एबीसी क्या है? नंबर है। यहाँ पर कोई ना कोई नंबर आएगा। जी हाँ, कोई ना कोई नंबर आएगा। जैसे अगर मैं अभी कोई आपका द्विघात बहुपद लिख दूं, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ऐसा लिख दिया हमने। मुझे नहीं पता इसके वैल्यू क्या आएंगे, लेकिन हमने सिर्फ लिख दिया द्विघात बहुपद। हम ये समझाने की बात कर रहे हैं कि अब इनमें से अगर आपसे कोई कह दे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो क्या बताओगे? इस बहुपद में से एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 चीज दे दिए, मतलब समझिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? एक्स स्क्वायर का आगे जो गुना में है, यानी कि 3, इतना ही है, बस इतना ही है, इतना आसान। एक्स का गुणांक पूछा जाए तो एक्स के आगे 6 गुना में है 6, बस यही तो पूछे जाते हैं। या फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए या एक्स का गुणांक बताइए, बाकी तो फिर अचर पद होता है, उसके लिए कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन देता हूँ साथियों, यहाँ से एक क्वेश्चन और, मतलब एक बेसिक और सिखाता हूँ आप सबको। फिलहाल इसको मिटा देते हैं। अगर साथियों हमने आप सभी को इस तरह का क्वेश्चन दिए, 5y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 5 क्या? बस इतना ही। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर इससे पहले तो सब प्लस में था, अभी कुछ माइनस में आया है, तो इसमें क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? जी हाँ पड़ेगा। क्या पड़ेगा? अभी यहाँ तो y में 4 है ना, y में 4 है, तो y स्क्वायर का गुणा क्या होगा? y स्क्वायर के आगे गुना में क्या है? जो है वही होगा। कितना है? 5 है। बात सारा नहीं। लेकिन y का गुणा क्या होगा जी? y का गुणा क्या होगा? y के आगे क्या गुना में? y के आगे तो 6 गुना में है। लेकिन साथियों ध्यान रखना है, आपने जो मानक रूप लिखा था उसमें प्लस लिखा था, क्या अभी यहाँ प्लस है? नहीं है। तो इसको पहले आपको मानक रूप में लिखना पड़ेगा। मानक रूप में लिखने के बाद ही आप उनके एबीसी की तुलना कर सकते हैं। तो फिर मानक रूप में कैसे करेंगे? मानक रूप में सब जगह प्लस है ना, तो आपको भी प्लस दिखता हुआ लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ लिख दूं? अच्छा, 5y स्क्वायर ऑलरेडी प्लस में है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो माइनस 6y है उसको अगर प्लस ना चाहिए, आपको प्लस ना मांग रहे हो, लो प्लस लिख दिए, हम ब्रैकेट में फिर 6 लिख देंगे, फिर लिख देंगे y। बात तो बराबर होगी, आगे जाके फिर माइनस ही होगी। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे मानक रूप में लिखा जाए, स्टैंडर्ड आदमी हो ना, स्टैंडर्ड आदमी हो, आप चाहते हो कि मुझे स्टैंडर्ड जैसे ट्रीट किया जाए, तो लो कर दिए। तुम प्लस, तुम्हारा स्टैंडर्ड प्लस वाला है, हमने आपको प्लस दिला दिया। -6, अरे वो तो -6 है, आगे चलते हैं, फिर माइनस है ना, तो फिर -5 लिख दिया। ठीक है,
क्या लिखते हैं -5, फिर 5 क्रॉस हो गया बेटा, हमको छोटा मोटा समझ कर रखा है क्या। तो फिर आज चल लो, तुमने स्टैंडर्ड वाला जीवन जियो। हमने उसको भी दे दिया +5, मतलब प्लस दे दिया, ब्रैकेट के अंदर दे दिया -5। ये खुश हो गया कि वाह, अभी हमको भी स्टैंडर्ड रूप में लिखा गया। अब जाके हम एक्चुअल में इसका जो गुणांक है सही रूप से तुलना कर पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, अभी देखना क्या, y स्क्वायर का गुणांक तो 5 ही होगा, नो डाउट। लेकिन y का गुणांक अब क्या होगा, y का गुणांक देखो, y के आगे प्लस है, स्टैंडर्ड में है, तो y के आगे गुना में कौन है, j है या -j है। सही आंसर होगा -j। तो y के आगे क्या गुना है, -j। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों ध्यान रखना, अगर आपको सब प्लस में है तो कोनो दिक्कत नहीं, सब प्लस में है तो कोनो दिक्कत नहीं, एबीसी का मान सीधा लिख देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा तो फिर उस प्लस माइनस के आधार पर आपको लिखना पड़ेगा।